जैसा कि आपको विदित है, जनरल इलेक्शंस लोकसभा 2024 का इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये जो शब्द मैंने कहा इलेक्शन अनाउंसमेंट, ये सिग्निफिकेंट है जी। इसके बाद कुछ कार्य हमारे शुरू हो गए हैं। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो जाता है जी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक व्यवस्था है जी, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी इलेक्शन में ड्यूटी जो दे रहे हैं लोग और आम जनता, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, माने उनकी कुछ जिम्मेवारियां जो उनको पूरी करनी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे आपको विदित है, फेज़ 6 में हमारा इलेक्शंस होने हैं। अधिसूचना जारी होने की तिथि 29 अप्रैल 2024 है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 है। स्क्रूटनी जो होनी है 7 मई तक होनी है। विड्रॉल की जो डेट है वो 9 मई है। मतदान की तिथि 25 मई है। मतगणना 4 जून को है। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि 6 जून है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जब तक चुनावी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है, माने 6 जून तक लागू रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे इलेक्शंस की डेट्स आएंगी, वैसे वैसे ड्यूटीज़ अलग अलग काम करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सभी पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षित है कि वो अपना जो काम है मॉडल कोड के हिसाब से करें। मॉडल कोड के साथ साथ आरपीए एक्ट 1951 में कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं उन पे, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हिसार है, जिसका नंबर 4 है, मैं एज रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे हम। उसके बाद हम स्क्रूटनी करेंगे उनके बाद लिस्ट होगी, सिंबल्स देंगे हम उनको, वो प्रोसीजर हम करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 एसीज पड़ती हैं, जिसमें से 7 हिसार ज़िले में हैं, एक भवानी खेड़ा भिवानी ज़िले में, एक उचाना जींद ज़िले में है। हमारे यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं अर्बन और रूरल मिलाकर 1305 हैं। पोलिंग स्टेशन लोकेशंस 586 हैं। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 19,65,745 है। पॉपुलेशन डेंसिटी ये शायद ज़्यादा रिलेवेंट ना हो। पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 72.49% का हमारा परसेंटेज रहा था, पोलिंग परसेंटेज। पिछला जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज स्टेट एवरेज से कम रहती है, जिसमें कि हिसार के सारे बूथ और कुछ बूथ नलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ हमारी प्रोसीजर से एकदम से शुरू हो जाते हैं। 24 घंटे की रिपोर्ट भेजनी थी हमने गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई भी ऐसा होर्डिंग ना लगा हो, सरकार की स्कीम का हो जिसमें कि राजनेताओं की फ़ोटोज़ वगैरह दिखती हों। इसके साथ साथ 48 घंटे में हमने पब्लिक प्लेसेस से हटानी है, जैसे बस क्यू शेल्टर्स पे जो लगे हुए हैं। इसमें एक्सेप्शंस होती हैं जी, जो नहीं हटाना है हमने, जो नेशनल लीडर रहे हैं उनके स्कीम के, जैसे जो एजुकेशन के लिए जो हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ हिसार, इस तरह के स्लोगन्स हैं या एजुकेशन के स्लोगन्स हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस एक्सपायर कर चुके हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके फ़ोटोज़ नहीं हटाने का कंपलसरी नहीं है वो। लेकिन जो रिसेंटली एक्सपायर किए हैं उनके फ़ोटोज़ हमने हटाने हैं। इसके साथ साथ जैसे वाटर टैंकर हैं जो MP लेड फंड के तहत या अदरवाइज़ दिए गए डिस्क्रिशनरी फंड से, उनमें उनके नाम को कवर करना है। कवर करने के कई तरीके हैं। कपड़ा लग सकता है, पेंट किया जा सकता है, स्टिकर लगाया जा सकता है उसके ऊपर। इसके बाद जो जैसे जैसे चुनावी गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी, कुछ हमने चीज़ें कर रखी हैं, व्यवस्थाएं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं उनके काम भी आपको बता दूँगा। जैसे कि हम फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाते हैं, जिसमें कि एकदम से सी विजिल पे कोई कंप्लेंट आई तो 100 मिनट, सी विजिल एक ऐप है जिसपे सिटीजन विजिलेंस, सिटीजन कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, तो 100 मिनट के अंदर हमने उसको रिजॉल्व करना है, नहीं तो वो एस्केलेट होकर सीधा हेडक्वार्टर चला जाएगा ECI। उसके बाद स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, वीडियो सर्विलेंस टीम्स हैं, वीडियो व्यूइंग टीम्स हैं। इनके अलग अलग रोल हैं, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ उनका। स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, जैसे नाके लगने हैं, वो ACs में हैं, हर एक AC में लगना है वो। इसके साथ साथ
वीडियो सर्विलेंस टीम क्या करेगी, कोई जलसा हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इवेंट कर रही है तो वहाँ जाकर उसकी वीडियोग्राफी करेंगे वो। और वीडियोग्राफी में ये वो उसको बोलना भी होगा कि जी ये मैं यहाँ आया हुआ हूँ, इस पॉलिटिकल पार्टी का है, इतने लोग विद्यमान हैं यहाँ पर, ये वस्तुएं ये प्रयोग में ला रहे हैं, ये इस तरह का बात कर रही हैं। जो वीडियो सर्विलेंस टीम है वो आकर फिर अपनी जो वीडियो कंटेंट होगा, वीडियो व्यूइंग टीम है जो एक हर एसी वाइज है, वो आकर फिर उसको एक टीम वीडियो व्यूइंग टीम में एक्सपेंडिचर को बुक करने के लिए भी है कि खर्चा उसमें लिखा जाएगा कि ये कंपोनेंट इन्होंने यूज़ किया, इसका इतना खर्चा बनता है, वो कैंडिडेट के अकाउंट में या पार्टी के अकाउंट में जाना है, उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, कौन सा खर्चा पार्टी में जाना है, कौन सा खर्चा कैंडिडेट के लिए जाना है। इसके साथ हमारे जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उसकी कंडीशंस हैं, उसमें 4 बूथ आए हैं 2019 के इलेक्शंस के मद्देनज़र। जो हमारी एफएसटी हैं, जिसको हम ध्यान करने के लिए एफएसटी बोल देते हैं, एक्चुअली वो फ्लाइंग स्क्वाड है। ऐसी 42 फ्लाइंग स्क्वाड हैं हिसार ज़िले के लिए 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ के लिए बता रहा हूँ वही भिवानी के जो डीओ हैं और जींद के जो डीओ हैं वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन, वहाँ की अगर आपको वो चाहिए तो हम अलग से आपको दे देंगे, लेकिन क्योंकि ज़िले की ब्रीफिंग है तो ज़िले के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, इसमें 21 ऐसी टीम बनाई गई हैं। वीएसटी जो वीडियो सर्विलेंस टीम्स हैं 21 बनाई गई हैं। वीडियो व्यूइंग टीम मैंने बताया 1 प्रति एसी बनाई गई हैं। अब जैसे बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हैं कैंडिडेट्स, वो 95 लाख की लिमिट है जी लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन के लिए। कोई कैश लेके जा रहा है तो उसकी लिमिट कोई कैश कैरी कर सकता है, 50,000 रुपये का है, उसके बाद उसके पास कागज़ होनी चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिपोर्ट्स अब आनी है, बैंक से आनी है हमारे पास, या बैंक ने आगे इनकम टैक्स को बताना है, 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, वो वाली चीज़ें हैं, वो स्पेसिफिक हमारे पास है। अब जो कमेटी ये देखेगी कि ये रिलीज़ करना है जिसमें एफआईआर्स नहीं होती हैं, जैसे रिलीज़ करना, उसके लिए ईसीआई की ही निर्धारित एक कमेटी है, सीओ जिला परिषद है जिसमें डीईटीसी हैं और डीटीओ हैं, ट्रेजरी ऑफिसर्स। जैसे आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इलेक्शंस की मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसे प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल एंड आफ्टर द पोल। तो एक हमारे फंक्शनरी सेक्टर ऑफिसर्स हैं जी, वो 103 हैं हमारे जो लगाए गए हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन 10 से 12 बूथ पे एक सेक्टर ऑफिसर लगता है जो कि सेक्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं। उसके लिए उनको सेक्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। 10 से 12 बूथ पे उनकी पोलिंग पार्टीज पूरी तैयारी के साथ, सेक्टर ऑफिसर सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनरी हैं जहाँ तक प्लानिंग वाली बात है, उनको खुद ईवीएम को ऑपरेट करना, जो उनको मटेरियल दिया जाता है, जो फॉर्म्स दिए जाते हैं पोलिंग पार्टीज़ को, वो सारे सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से ही वो मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे 103 लोग ऑफिसर्स हैं, ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा 14 रिजर्व में रखे गए हैं वो लोग। इन लोगों का काम होगा यहाँ से जैसे पोलिंग पार्टीज डिस्पैच होंगी वो अपनी जगह पहुँच जाएं, जो उसका निर्धारित पोलिंग बूथ, जो कि थर्ड रैंडमाइजेशन के बाद डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी कौन से बूथ पे जाके काम करेगी। जैसे ही वो चली जाएंगी वो अपना पोलिंग बूथ सेटअप कर लें। आज सेक्टर ऑफिसर्स की सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ कंबाइन ट्रेनिंग कम मीटिंग की थी हमने, जिसमें उनको अच्छे से ग्रूम किया गया है। हमारे पास कॉम्प्लेसेंसी के लिए कोई स्पेस नहीं है कि भाई हम ये सोचें, अधिकारी कर्मचारियों को बता दिया गया है कि आपने पहले भी इलेक्शन कराए होंगे, मैंने भी पिछले इलेक्शन में मैं एआरओ था, हमने पंचायत के, यूएलबी के, मैंने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शंस आते हैं वो, और ईसीआई के अंडर वाले इलेक्शंस कराए हुए हैं। लेकिन हम फिर भी, हमने सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं, इवन हमने अपने अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर को, एसीयूटी को भी असाइनमेंट्स दिए कि भाई आप इनको पढ़ो। सारे सीनियर ऑफिसर्स ने खुद वो चीज़ पढ़ी है। कुछ हिदायतें बीच बीच में आती रहेंगी, वो हम प्रेस रिलीज़ के माध्यम से या दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता देंगे।
टाइम अभी काफ़ी है उस तरह से 29 अप्रैल से 29 अप्रैल से हमारा प्रोसीजर जैसे शुरू होगा, लेकिन उसके बीच में जो भी हमारी कोई ऐसी बात नहीं कॉम्प्लेसेंसी, मॉडल कोड को लगाना, एमसीसी को एनफोर्स करके रखना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है प्रशासन की, जिला प्रशासन की। सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग कर ली गई है। कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, मतलब नया टेंडर लगाने से पहले ईसीआई की परमिशन की आवश्यकता रहेगी। वो हम सीओ ऑफिस के माध्यम से ईसीआई को भेजते हैं। वो जो कुछ जैसे स्टार कैंपेनर्स होते हैं, परमिशंस सीओ ऑफिस से होनी, उनके व्हीकल्स वगैरह की परमिशन, क्योंकि वो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स जाएंगे। अपने विद इन डिस्ट्रिक्ट की परमिशंस हम करेंगे। कुछ पोर्टल्स हैं, सुविधा पोर्टल है परमिशंस के लिए। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स जिला स्तर पे बनाए गए हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं जैसे इनोवेशन हो, कुछ काम इजी हो सके हमारा। जैसे डैशबोर्ड है, जैसे हम ये मॉनिटर करना चाहें कि हमारे कितने पोलिंग बूथ सेटअप हो चुके हैं। जैसे टीम्स चली जाती हैं दोपहर में ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद हम मॉनिटर कर पाए कितने लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर। एक क्यू मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर सोच रहे हैं, इन्होंने बना रखा है यहाँ पे एनआईसी की जो यूनिट हमारी डीआईओ साहब की अध्यक्षता में। लाइन में कितने लोग, कितने बजे तक कितने लोग हैं, ताकि लोग ये पता कर सके किस बूथ पे, उस बूथ पे, फला बूथ पे मैंने वोट डालने जाना है, कितने लोग वहाँ पर हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हिदायतें हमारे पास आएंगी हम करेंगे। मैं आपको मॉडल कोड के कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो हो सकता है आपके क्वेश्चन भी हों। हमारे 72 घंटे के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं उनकी लिस्ट डीओ ऑफिस में आ जाएगी। हम कल तक उसका प्रिपरेशन पूरा कर देंगे। हमने, आपने देखा भी होगा शहर में एकदम से आपने फ़र्क देखा होगा, मॉडल कोड के बाद एक्टिव हो गई हैं जिन जिन, जैसे मॉडल कोड कंडक्ट के लिए नोडल ऑफिसर लगाए हमने, वैसे टोटल 31 नोडल ऑफिसर्स हैं अलग अलग काम के लिए। कमीशन की तरफ से सजेस्टेड 16 नोडल ऑफिसर्स थे, लेकिन उन्होंने ये भी लिख रखा है कि भाई आप अपने स्तर पे लगा लें अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। हमने पोस्टर्स हटा दिए जी पब्लिक प्लेसेस से, गवर्नमेंट ऑफिस से। फिर भी कोई ऐसा कोई रह गया है तो वो हम सर्टिफिकेट ले लिया गया है, लेकिन अगर कोई गलती कहीं रह जाएगी तो उससे फिर अधिकारी से पूछा जाएगा जी ये कैसे रह गया है। कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, कोई किसी के लिए लीनियंसी नहीं है कि जी कोई अधिकारी ये कह दे जी हमने हटवा दिए हैं और वो हटे ना हो। सभी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स को लगाया गया है। ट्रेनिंग के जो नोडल ऑफिसर रहेंगे, शालिनी चीतल मैडम हैं, ट्रेनिंग अच्छे से करा रहे हैं। बल्कि हमने ये सोचा है कि जैसे जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं वो भी उनको प्रोवाइड करा दी जाएं। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए हमने एक नोडल ऑफिसर अलग से लगाया है, डीएफएसओ साहब को। एम्प्लॉय वेलफेयर से मतलब ये है कि जिस दिन डिस्पैच होगा, रिसीट होगा, रिसीविंग टीम्स होंगी, जैसे उनका जो व्यवस्था देखनी है। दूसरा, जो पोलिंग बूथ्स पर हमारी पोलिंग पार्टीज होंगी। फर्स्ट एड बॉक्स सीएस ऑफिस के थ्रू बनते हैं, सिविल सर्जन के, वो उनको बोल दिया गया है, हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स का जैसे मैंने बताया आपको, बिल्कुल सख्ती से अभी भी हमारे पास कुछ आए थे प्रोजेक्ट्स, तो हमने फाइल पे लिख दिया कि भाई इसका सीओ ऑफिस से परमिशन के लिए भेजें। कोई भी प्रोजेक्ट हमारा जो अलॉट हो चुका था और उसका एक्चुअल वर्क ग्राउंड पे शुरू हो गया है, सिर्फ वही शुरू हो सकता है, अभी बाकी नहीं होंगे। चाहे वर्क अलॉट हो रखा हो लेकिन ग्राउंड पे शुरू नहीं हुआ है तो वो काम नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज़ पूछिए। वो सर, संवेदन और अति संवेदनशील कितने बूथ बनाए गए हैं और उनमें किस प्रकार के अलग से किया गया है? देखिए, जैसे जो आपने कहा ना सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव, ये डिक्शन अब यूज़ नहीं करती ईसीआई। एक ही है क्रिटिकल बूथ। वो क्रिटिकल बूथ अभी तक हमारे पास 4 हैं। वो डेटा लॉ एंड ऑर्डर से भी संबंधित कंडीशंस हैं उसकी, और उसके अलावा वोटिंग पैटर्न से भी संबंधित है कि भाई 90% वोट होगी, 70% एक ही कैंडिडेट को चलेगी। तो ऐसे 4 आए हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग जैसे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने 3 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट देनी है। एक बार हमने रिपोर्ट ले ली थी इलेक्शन अनाउंसमेंट के 3 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर वो, मतलब अगले 2 दिन में वो एआरओ के माध्यम से हमारे पास आ जाएगी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। एसडीएम
रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, वो उसको एनालाइज करेंगे और फिर हम और एसपी साहब मिल के करेंगे। एक नंबर जारी किया गया था सर प्रशासन की ओर से, क्या किस चीज़ के लिए? 1950 नंबर कोई जारी किया गया है। हाँ जी, वो कंप्लेंट्स के लिए है जी। किसी को कोई कंप्लेंट दर्ज करानी तो उससे कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर वो भी कर सकते हैं। उसमें संबंधित कर्मचारी की ड्यूटीज़ भी लगी हैं जी। सी विजिल की कंप्लेंट आएगी, फ्लाइंग स्क्वाड एकदम से एक्टिवेट हो जाए ताकि उसको रिजोल्व किया जा सके 100 मिनट के अंदर। ये है। एक्सपेंडिचर की बात आपने की अभी, 95 लाख रुपए आपने बताया कि कर सकता है कैंडिडेट, पार्टी के फंड से भी कुछ खर्चा हो सकता है? उस पर कोई लिमिट नहीं है जी, पार्टी कितना भी कर सकती हो। कर सकती है, इसके अलावा खर्चा कर सकती है। हाँ जी, वो उसकी बुकिंग्स हैं। जैसे एग्जांपल सोचिए, अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टीज अपना प्रचार करना चाहें तो वो स्टेट पार्टी पे, मतलब उस पर्टिकुलर पार्टी पे चला जाएगा। सोशल मीडिया और जनरल मीडिया के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन है? क्योंकि इलेक्शन कमीशनर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हेट स्पीच को लेके बेसिकली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस बार। देखिए, मैं आपको जैसे बताया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डायरेक्टली ये नहीं होता कि आपने मॉडल कोड को वायलेट किया इसलिए आपको ये प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। जो अंडरलाइंग लॉ हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, जिसमें कि जाति, धर्म या सामाजिक समूह के बेसिस पे कोई हेट्रेड ना फैलाए, नफरत ना फैलाए, उनके तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है उनको। तो उस पर जिला प्रशासन की नज़र रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी। 144 के जो हमने ऑर्डर्स जारी किए हैं, रेस्ट्रिक्ट किया कुछ चीज़ों के लिए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस को रेस्ट्रिक्ट किया। आप इसके बाद उनसे मीटिंग होनी है हमारी कि भाई वो हमें कॉपीज़ देंगे, जो भी वो प्रिंटिंग करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, उसके फ्रंट में ही अपना एड्रेस, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह लिखेंगे, रेलेवेंट डिटेल्स। बैक साइड नहीं लिखना, फ्रंट में ही लिखना है, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर बुकिंग करनी है उसके हिसाब से। कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस मिलती है जो अनऑथराइज्ड वे में प्रिंटिंग कर रही है, वो एक्सपेंडिचर बुकिंग तो होगी उनकी, कैंडिडेट की जिसकी होगी, लेकिन उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। जब 144 की जो धारा का वायलेशंस करता है, 188 आईपीसी के तहत फिर उस पर एक्शन ले। 144 सीआरपीसी, उसका अगर किसी ने वायलेशन किया तो 188 आईपीसी के तहत पब्लिक अथॉरिटी का डिसोबे किया ऑर्डर को, तो वो फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, होर्डिंग और रैली के लिए कोई अलग से स्थान निश्चित किए जाएंगे या फिर कहीं भी? हाँ जी, बिल्कुल निश्चित किया, एआरओ लेवल पे वो निश्चित किए जाएंगे। अगर कोई ऐसी, और उसमें भी ये बात ध्यान की जाएगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक पार्टी को अलाउ किया जा रहा है, एक कैंडिडेट को अलाउ किया जा रहा है, दूसरों को नहीं अलाउ किया जा रहा है। ऐसी जो शिकायतें आई थी उसको बिल्कुल ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली बोल दी गई है। ये बात इक्विटेबल होना चाहिए, सबको इक्वल एक्सेस हो। ये तो गवर्नमेंट की बात हुई, जब ये तो गवर्नमेंट लैंड की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट ने जो टेंडर किया हुआ है उनके लिए क्या गाइडलाइन? जैसे हमने टेंडर किया हुआ है, जैसे निगम से टेंडर हो गया, जैसे उसको हम डेजिग्नेट करेंगे। अगर हमने उनको डेजिग्नेट किया होगा तो वो नहीं कर सकते फिर।